अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बारिशों से होने वाली सैलाबी सूरत हाल से तबाही की। मानसून के तीसरे स्पेल के इख्तिताम से कबल तूफ़ानी बारिशों ने पंजाब भर में तबाही मचा दी है। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सिर्फ पंजाब में बारिशों से होने वाले मुख्तलिफ हादसात में 103 शहरी मौत की नींद सो गए, जबकि 400 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 230 मिलीमीटर बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह में ख़तरनाक हद तक इजाफे से इमरजेंसी सायरन बज गए हैं। नदी नाले बेफड़ने से गाड़ियां पानी में बह चुकी हैं। मसाजिद में ऐलानात के ज़रिए नालों के अतराफ से करीबी आबादियों को इनखला करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गई हैं, जबकि पाक फ़ौज भी नाला लई पहुँच चुकी है। नाला लई, न्यू कटारियाँ और गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 17 से 18 फुट है, जबकि नाला लई में पानी की गुंजाइश 20 फुट है। जी बिल्कुल। और सैलाबी सूरत हाल की वजह से ज़िला रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। PDMA ने नशेबी इलाकों के नदी नालों में तोक़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरात का अलर्ट भी जारी कर दिया है। PDMA ने पंजाब भर में आज भी बारिश जारी किया है। रावलपिंडी कंटोनमेंट और चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से नाले की सफाई न होने पर बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया है और इसके साथ साथ बारिश का पानी अगर ज़ख़ीरा किया जाए तो पानी के बहरानों पर काबू पाया जा सकता है। ये भी माहिरीन का कहना है, क्योंकि पानी का बहुत ज़िया हो रहा है और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान जो है वो पानी के बहरान का शिकार भी हो सकता है। नाला लई को माजी में किस तरह के सैलाबों का सामना करना पड़ा था और किस तरह से पानी यहाँ से गुजरता है, यहाँ पर कितने इंतजामात हैं, ये जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज की बारिश से नाला लई में पानी की सतह खतरनाक लेवल 18 फुट तक पहुंच गई है। खतरे की हद से तजावुज पर सारन बच गए। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। नाला लई में सैलाबों की एक तारीख है। अगर बात करें 23 जुलाई 2023 की, तो बारिशों से नाला लई में 4 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए थे। इससे कबल 23 जुलाई 2001 में भी जुड़वा शहर में मुसलसल 10 घंटों की बारिश ने शहर को पानी में डुबो दिया था। नाला लई में तूफ़ानी से 74 अफराद डूबकर जाँ बहक, जबकि 3000 घरों को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 4 लाख अफराद के मुतासिर होने का बताया गया था। वफाकी हुकूमत ने 2021 में 75 अरब रुपए की लागत से नाला लई के दोनों तरफ एक्सप्रेस वे की तामीर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मुकम्मल करने की मंजूरी दी। मंसूबा तो शायद मुकम्मल ना हो सका, मगर गुज़श्ता साल नाला लई को रीडिजाइन करने के लिए इसकी फिजिबिलिटी स्टडी पर 480 मिलियन रुपए की रकम खर्च की गई। PC1 और PC2 के तहत 3 मराहिल में मंसूबा तरतीब किया गया। इसमें ट्रंक सीवरेज नाले से पानी की रवानी के रास्ते कायम करने के साथ किनारों पर सड़कों की तामीर का मंसूबा बनाया गया। रवां साल भी जिला इंतजामिया ने नाला लई में 19 खतरनाक मकामात की निशानदही करके वासा के जरिए नाला लई की सफाई और तजावुजात के खात्मे के ऐलानात किए। गुज़श्ता रोज होने वाली एक दिन की बारिश से पैदा अलामी सूरत हाल ने तमाम इक़दामात का चेहरा बेनकाब कर दिया। नाला लई का कई बार मास्टर प्लान बनाया गया, मगर इस पर कभी अमल नहीं हुआ। नाला लई में पानी की गुंजाइश 20 से 22 फीट इंतहाई खतरनाक है। नाला लई की हर साल सफाई वक्ती हल तो कहा जा सकता है, मगर ये मुस्तकिल हल नहीं है। ज़रूरत है कि नाले की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए नाले के तरफ आबादी और तजावुजात को कम किया जाए। और इस वक्त रावलपिंडी में नाला लई में क्या सूरत हाल है, जानेंगे सदाकत अली अब्बासी से। जी बताएगा, यहाँ कैसे हुकूमती इंतजामात देख रहे हैं और बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर आबा के सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह तेज़ी के साथ जब बुलंद हुई तो सायरन बजाकर और मस्जिद से ऐलान करवाकर लोगों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। रावलपिंडी के नाला लई में न्यू कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 21 फुट, जबकि ग्वाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 20 फुट जो है बुलंद हुई। तो तमाम इमदादी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया और वासा की हैवी मशीनरी को फौरी तौर पर नशेबी इलाकों में रवाना कर दिया गया, ताकि वहाँ से बारिश के पानी की निकासी का काम जो है वो तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा सके। ताहम इमदादी टीमें जो है वो नशेबी इलाकों में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक जो है पानी भर गया, जिससे लोगों के घरों का सामान जो था वो बुरी तरह मुतासर हुआ है और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपना सामान छतों पर निकाला और ख़ुद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया और बच्चों को छतों पर ले गए, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल और किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। वासा और दीगर इमदादी इदारे जो है वो हाई अलर्ट कर दिए गए हैं, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ौज के दस्ते जो है वो
अलर्ट किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। उधर झेलम के कई गांव तूफानी बारिश से ज़ेरे आब आ चुके हैं। पाक फौज रेस्क्यू 1122 ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान रेस्क्यू ऑपरेशन के मौके पर निगरानी कर रहे हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा अब्दुल वहीद से। जी राजा अब्दुल वहीद, इस वक्त झेलम के नवाही इलाकों में क्या सूरत हाल है और अभी तक कितने अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है? झेलम में 3 रोज़ से मुसलसल बारिश की वजह से तबाही आ चुकी है। झेलम से मुल्का जो इलाके हैं इनमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाला घान और नाला बना के संगम में वाक़या एक गांव ढोक बिदर में कई अफराद फंस गए जिनको पाक फ़ौज के जवानों ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया है। इस वक्त की इतलात के मुताबिक सुबह से लेकर अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, पाक फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 29 अफराद को हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया है, जबकि कश्तियों के ज़रिए दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया गया है। बारिशी पानी रात के वक्त इन इलाकों में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से इन गांव के रहने वालों को बचाव का कोई मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद इस बारिशी पानी के रेले में बह गए। इनके साथ इनके मवेशी भी बह गए। ज़िला इंतज़ामिया का यह कहना है कि जितने अफराद लापता हैं इनकी सर्च ऑपरेशन और उनकी तलाश तक ये सर्च ऑपरेशन पाक फ़ौज के शाना बशाना जारी रहेगा। जी सही, सर्च ऑपरेशन भी जारी है और बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। असगर अली जमाली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान PDM में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असगर साहब, कहिएगा अब तक जितनी भी मौसमी सूरत हाल रही है उसके पेश नज़र कितने हादसात पेश आ चुके हैं और उसके हवाले से इक़दाम क्या किए गए हैं और आने वाले वक्तों में मौसम कैसा रहेगा, क्या खदशात हैं, क्या अलर्ट जारी किया गया? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि आपके इस वक्त जो है बलूचिस्तान में मानसून के 2 स्पेल गुजर चुके हैं, जिसमें जो है 16 के करीब अमवात जो है रिकॉर्ड हुई थी और इसमें ज्यादातर जो है छतें गिरने और जो है जो सैलाबी रेले को जो है पास करने वाली गाड़ियों में जो है वो 2 गाड़ियों का जो है ऑपरेशंस में उनकी जो है डेथ हुई, वो रिकॉर्ड हुए हैं। उसके साथ ही आपको बता चलें कि 46 के करीब जो ऐसे हाउस हैं, जो घरें हैं, जो मुनद्दम हुए हैं और एक एजुकेशन फैसिलिटीज और एक हेल्थ फैसिलिटीज जो है बलूचिस्तान में इस वक्त डैमेज हुई है। तीसरा अभी जो है कल से जो है एक और जो है मानसून जो है बलूचिस्तान में दाखिल हो रहा है। आज भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जो है छाए हुए हैं और जहाँ पे जिसमें जो है आपके जो स्पेशली साउथ ईस्टर्न बेल्ट है जो जिसमें जो है बारिशों के इम्कान है, जिसमें जोब, शिरानी, मूसा खेल, आपका कोलू, बरखान, सिब्बी, ज़ैरत, कोयटा, नसीराबाद, जाफराबाद, इन एरियाज में जो है बारिशों का इम्कान है। इसी हवाले से बताते चलें कि हमारे डिपार्टमेंट PDM में बलूचिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। हमने अपनी प्री स्टॉकिंग भी की हुई है और साथ में जो रिलीफ की जो टीमें हैं वो मुतलका जो इदारे हैं उनको अलर्ट किया गया है। वासा के साथ कोऑर्डिनेशन में, पाक आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन में हम लोग ने तैयारी की हुई है और टीमें भी जो है मुतलका इलाकों में भिजवा दी गई हैं। जी अच्छा जमाली साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल से एक और नए स्पेल का आगाज़ हो रहा है। अभी तीसरा स्पेल ही आज ख़त्म होना था और अभी हम देख रहे हैं उसकी काफ़ी तबाहकारियाँ हमें नज़र आ रही हैं। तो अगला स्पेल कितना शदीद होगा और ख़ास तौर पर जब देखें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो पानी गुजरता है और सामने आने वाली हर चीज़ को बहा ले जाता है। तो जिन रास्तों से इसने गुजरना है, जहाँ पर आबादियाँ मौजूद हैं, उनको वहाँ से खाली करवाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या इंतजाम हैं? जी देखें, बलूचिस्तान का जो अगर वो टोपोग्राफी की बात की जाए तो बलूचिस्तान में जो हिल टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपकी जो है टोपोग्राफी माउंटेनस रेंजेस बहुत ज़्यादा है, 90%। तो यहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग होती है। तो मोस्टली जो वहाँ पे जो इलाके थे उनको हमने पहले ही कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स को लिख दिया था कि आप सेक्शन 144 इम्पोज कर दें और जितने भी पिकनिक पॉइंट्स हैं और जो रिवर बेल्ट हैं उनकी जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनसे जो है वहाँ से आबादी को दूसरी तरफ मुंतकिल कर दें। तो इस हवाले से जो है काफ़ी हद तक हमने कामयाबी हासिल कर ली है। जो वहाँ पे करीबी जो दरियाई या गुजरगाहें थी वहाँ से जो है लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दी गए और कुछ का प्रोसेस जारी भी है। सही, असगर अली जमाली साहब हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। आप भी साथ मौजूद रहिएगा। माहिर आबी डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर साल 9 करोड़ एकड़ फीट पानी जो है वो ज़ाया होता है, तो पाकिस्तान में अब डैम्स की जो तामीर है वो भी नागुज़ीर है और जिस तरह से पानी का बहरान आने वाले वक्तों में हो सकता है, आपको क्या लगता है कि इस पानी के ज़िया को किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए जी, ये पानी का कोई ज़िया नहीं हो रहा। ये कुदरत से पानी आता है लैंडस्केप में, उसका अपना फंक्शन है, वो परफॉर्म करता है। कहीं पे वो जंगलों में जाता है, कहीं पे वो वेटलैंड्स में जाता है, कहीं पे वो समुद्र में जाता है। समुद्र के साथ मैंग्रोव फॉरेस्ट है, डेल्टा है, इस सब में पानी का जाना ज़रूरी है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ना ये आखिरी दफ़ा हो रहा है। ये एक नेचुरल साइकिल है
और कभी ये ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है और कभी इसकी शिद्दत जो है वो कम होती है। इस दफ़ा हम देख रहे हैं इसकी शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा है, और हमें ये चीज़ जो है वो फरवरी में पता थी कि इस दफ़ा मानसून ज़्यादा होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन का एक फिनोमेना है जिसको लानीना कहते हैं। जब लानीना आता है पैसिफिक ओशन में तो पानी का स्पेल जो है यहाँ पे हमारा जो मानसून है वो स्ट्रांग हो जाता है। जब अल्नीनियो आता है तो हमारा मानसून जो है वो वीक हो जाता है। तो अब लानीना वहाँ पे बन रहा है और एक्सपेक्टेड यही था फरवरी से कि मानसून जो है इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फरवरी में ही पता चल चुका था कि मानसून इस दफ़ा थोड़ा सा शदीद होगा और हम देख भी रहे हैं तबाही काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या ये बात तय है कि हर साल इसी तरह से बारिशें होंगी, हर साल इसी तरह से तबाही होगी, या फिर एक सिस्टम बन सकता है, इस पानी को किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या मज़ीद तबाही से इसको बचाया जा सकता है? आप चूँकि आप भी माहिर हैं, इस पर रोशनी डाल सकते हैं आप बेहतर अंदाज में। जी, वो इस तरह से है कि जहाँ तक ताल्लुक है इस पानी से बचने का, तो बड़ा एक आसान तरीका है और कोई उसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है। जो आपके इसका है ना स्पेल, इसका जो मानसून का होता है, जो भी होता है, इसमें इस तरह से है कि आप सिर्फ देखें कि दरिया का जो रास्ता है वो डिफाइंड है, वो कुदरत ने पहले से बनाया हुआ है। तो दरिया में के रास्तों को आपने खाली रखना है, और ये इंतजामात जो है इस तरह से किए भी गए हैं। मुख्तलिफ जो हमारी हैं एडमिनिस्ट्रेशंस, उन्होंने ये किया भी है कि उन्होंने इंतजामात जो है वो किए हैं लोगों को सैलाबी रास्तों से हटाने के। तो ये जगह आप एक दफ़ा मार्क कर दें, और मार्क करने के बाद आप उन जगहों को कम से कम मानसून से पहले हर साल खाली करा लिया करें। तो और दूसरा ये कि जब एक दरिया के रास्ते में पानी आता है और फिर वो फैलता है, तो फैलने के बाद वो एक्विफर को ज़ेरे ज़मीन पानी को रिचार्ज करता है। तो आपको ये बना बनाया सिस्टम मिला हुआ है, तो आप इस सिस्टम के ऊपर अगर काम करें और अपना जो है बतदरीज अपना ये सिस्टम इस तरह से बना लें, तो ये कोई रहमत नहीं बल्कि ये सही। डॉक्टर साहब, आपने सिस्टम के हवाले से तो बता दिया, क्या आपको लगता है कि बारिश का पानी जो है वो ज़ख़ीरा हो सकता है, और अगर ज़ख़ीरा किया जाए तो इससे फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि गुज़श्ता दिनों खबरें आ रही थी कि जी खुश्क साली के खदशात भी हैं, तो ऐसी कोई खदशे हैं कि पानी का बहरान आगे जाकर बढ़ेगा, और अगर ये बारिश का पानी ज़ख़ीरा कर लिया जाए तो उस पर काबू पाया जा सकता है? इसको ज़ख़ीरा करने का जो तरीका है ना, वो कुदरत ने पहले से बना रखा है। अगर दरिया अपने रस्ते के बीच में फैलेगा तो वो नीचे अपने ज़ेरे ज़मीन जो पानी का ज़ख़ीरा है उसमें जज़ब हो जाएगा। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमने एक स्टडी की थी, उसमें हमने ये देखा कि जो आपके ज़ेरे ज़मीन पानी है दरियाओं के नीचे जो हम इकट्ठा कर सकते हैं, वो 500 मिलियन एकड़ फुट हम उसके बीच में स्टोर कर सकते हैं। आपके जो बड़े से बड़ा डैम है वो 5-6 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा पानी नहीं स्टोर कर सकता। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आप देखिए, ये जो ज़ेरे ज़मीन पानी के बीच में कुदरती तरीके से पानी जज़ब हो जाता है, वो हमारा एक बहुत बड़ा जो है वो मैं यूँ कहूँगा कि हमारा एसेट है, और हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सही, कुदरती तरीके से पानी जज्ब हो जाता है, तो ये हमारा एसेट है और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और असगर अली जमाली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम हाल के हवाले से बता रहे थे कि क्या क्या सैलाबी अलर्ट हैं, आगे आने वाले वक्तों में क्या खदशात हैं, जिसके पेश नज़र जी इकदामात भी किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। एक तरफ हुकूमत मुआशी अशारियों में बेहतरी का इंदिया दे रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने गुज़श्ता 1.5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 बार इजाफा कर दिया, जिस पर पाकिस्तान रेलवे ने भी मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2%, जबकि बाल बरदार ट्रेनों के किरायों में 3% इजाफा किया गया है। और ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 5 से 10% तक इजाफा कर दिया, जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एनर्जी के झटकों के बाद अब आवाम खाने पीने की अशिया से लेकर किरायों में होने वाले इजाफों के लिए भी तैयार रहे। लाहौर में बस अड्डे पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फैसल खां, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा ट्रांसपोर्टर्स ने अब तक कितना इजाफा किया है किरायों में? वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने तमाम ट्रेनों के किरायों में इजाफे का फैसला कर लिया, और तमाम ट्रेन्स में मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और शटल सर्विसेज जो ये ट्रेन्स हैं, इन सब की किरायों में 2% तक इजाफा कर दिया गया। दूसरी तरफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन लोगों ने भी सबके किरायों में 7% किराए इजाफे का फैसला कर लिया, और उन्होंने कर भी दिया है। इस हवाले से अवाम कितनी परेशान है, अवाम से ही जानते। कोई 40 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 80 लेता है, एक मुख्तलफ नहीं है, ठीक है। और ट्रेनों का किराया है
मैं यहाँ से कराची से पूछ रहा हूँ तो कोई 3,500 बता रहा है, कोई 4,500 बता रहा है, तो ये भी एक रेट नहीं है। जो बसों के किरायों में 7% इजाफा किया जा रहा है, इस हवाले से ज़रा मुझे बता दीजिए कि आपका क्या कहना है? अब ये कहना है, हम गरीब मजदूर लोग हैं, यहाँ पे आते हैं तो हमसे जो भी मेहरबानी होगी वो उनसे, तो वो हमें मेहरबानी करे, कम करे किराया, जो भी हो सकता है। बेरोजगार है, गरीब है, यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आते हैं। उनकी गुजारिश है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी किरायों में कमी की जाए। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैसल खां हमें आगाह कर रहे थे। और जैसा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसके बाद हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। ट्रांसपोर्टर्स तो सबसे पहले कर देते हैं और जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। और वफाकी हुकूमत 168 रुपये पड़ने वाला पेट्रोल पाकिस्तानियों को 272 रुपये में फरोख्त कर रही है। हुकूमत सीधा सीधा 100 रुपये से ज़ायद फी लीटर पर मुख्तलिफ टैक्स आयद करके आवाम की जेबों से निकाल रही है। और अगर कोई समझता है कि मुस्तकबिल में पेट्रोल सस्ता मिलेगा तो ये बात जहन से ही निकाल दे, क्योंकि हुकूमत का कारोबार ही इन टैक्सों से चल रहा है। बिल्कुल। और जैसे 1 लीटर पे 100 रुपये से ज़ायद तो जो टैक्सों में चले जाता है और आवाम जिस वक्त मुश्किलात का शिकार है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैन अक़वामी उमूर मंसूर जाफ़र साहब ने। इसके साथ साथ हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब भी मौजूद हैं। मंसूर जाफ़र साहब, पाकिस्तान के हवाले से हम देखें तो ईरान से हमें सस्ता तेल मिल सकता है, इसके अलावा रूस से हमें तेल मिल सकता है सस्ता, लेकिन हम वो तेल हासिल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि ईरान के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, पाबंदियों के बावजूद हम ईरान से तेल ले सकते हैं? क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मिकदार में तेल ईरान से ख़रीदता है और ग़ालिबन भारत भी वहाँ से लेता है और रूस भी तेल बेचने के लिए तैयार है। तो आपको लगता है सिफारती एफर्ट्स की जानी चाहिए इस मामले के लिए और इस मसले को हल किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन अभी जो रिसेंट इसराइल और जंग हुई है उसके बाद तो मैं समझता हूँ ईरान के साथ जो हकीकी मानों में ताउन, खासतौर पे उसके साथ इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन जो है वो डेवलप करने में मदद करेगा। यकीनन हमारी तवानाई की ज़रूरियात तो अपनी जगह मौजूद हैं। और आपको याद होगा कि ईरान के साथ तो हमारा एक गैस पाइपलाइन का भी माहदा है। ईरान ने उन्हीं पाबंदियों के नतीजे में अपनी तरफ से जो गैस पाइपलाइन है वो हमारी सरहद तक पहुँचा दी है। लेकिन इस वक्त हमारी हुकूमत जो है वो आलमी पाबंदियों यानी अमेरिका के दर से जो है अपने हिस्से का जो काम है वो मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आने वाला है, अगर ईरान उसको चाहे तो ईरान इसके खिलाफ बैन अवी कोर्ट में जा सकता है, माहिदे की खिलाफ वर्जी, और पाकिस्तान को भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नौयत के हैं तो ईरान ने अभी तक ये ऑप्शन जो है वो यूज़ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि रिसेंट एग्जाम्पल हमारे पास खुद भारत की मौजूद है। अमेरिका की पाबंदियां ईरान पर मौजूद हैं। ईरान उनसे तेल भी खरीदता है, गैस भी खरीदता है, हत्ता कि और दीगर ममालिक भी जो है तुर्की तक सारे जो उनको उन्होंने बाकायदा इन पूरी पाबंदियों के लिए इस्तिस्ना क्रिएट किया है। इंडिया ने तो इस हद तक कहा है कि हमारे पास जो इस वक्त मुख्तलिफ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उसमें जो हमारे पास यानी जो फर्नेस इस्तेमाल होते हैं, जो बर्नर इस्तेमाल होते हैं, वो तो सिर्फ गैस पर ही चल सकते हैं और अगर हम ईरान से गैस नहीं लेंगे तो हमारा वो सारा कारोबार ठप हो जाएगा। तो अमेरिका जैसे मुल्कों ने उन्हें इस्तिस्ना दिया है। ये बुनियादी तौर पे हुकूमतें जो हैं ये उनका अपना एक प्रेरोगेटिव भी होता है और उनका एक मैंडेट भी है कि वो किस अंदाज से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जरा पाबंदी का डर, जरा धमकी है, उसके बाद तो हमारे एक फोन कॉल पे तो बड़े बड़े सरबराह लेट जाते हैं। तो आवाम का तो किसी को कोई दुख और तकलीफ है ही नहीं। आवाम का वाकई किसी को दुख नहीं है। साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर शाहिद यूसुफ माहिर मईशत भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी इक़्तिदार में हो, ये पेट्रोल की कीमत जो है उसको पकड़ नहीं है। तो जिस तरह से इजाफा होता जा रहा है, आने वाले वक्तों में हम देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी क्योंकि IMF का भी अब दबाव है। तो हुक्मरान तो खुद मुख्तार रहे नहीं, तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा फिर इसको? सब में जी देखें, सबसे बड़ा जो इशू है कि हमने पेट्रोल को एक रेवेन्यू का सोर्स बना दिया। हम जैसे आपने खुद बताया कि जी 100 रुपए का डिफरेंशियल है जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वर्सेस जो टैक्स ऊपर लगता है सारी चीजों का और जो दूसरे एक्सपेंस होते हैं। मगर उसमें से सबसे बड़ा जो है पेट्रोलियम लेवी है। 75 रुपए की तकरीबन पेट्रोलियम लेवी है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीस, 1200 अरब रुपए हम इससे इकट्ठा करने जा रहे हैं। अब इस 1200 इस जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती है, इसका मकसद ये होता है कि जी आप इसको फिर पेट्रोलियम की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें या आप इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे NHA के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इस्तेमाल करें।
जब हम इसको देखते हैं तो इसमें से 100 अरब रुपए तो नजर आता है कि जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं NHA के प्रोजेक्ट्स के लिए, मगर बाकी जो 1100 अरब है वो कहाँ जाता है? वो आपने रेवेन्यू का सोर्स बनाया हुआ। अब ये इस तरीके से अगर हमने इसको कंटिन्यू करना है तो फिर तो हम कभी भी इस प्रॉब्लम से निकल नहीं सकेंगे। हमें हमेशा यही रेवेन्यू सोर्स बनाकर हम आम आदमी को हम टैक्स करते जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आम आदमी को टैक्स करते रहेंगे और बिलाखिर हम देख रहे हैं 100 रुपये का जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है 1 लीटर पर, ये आम आदमी दे रहा है। लेकिन मंसूर जाफ़र साहब, हम देखते हैं कि हम बड़ा खुश हो जाते हैं जब सऊदी अरब से हम डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल ख़रीदते हैं या वो कर्ज़ा हमारा रोल ओवर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कतर के साथ भी एक डील है जो कि गैस के हवाले से है। कतर के साथ भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मसला ये है कि वो पुरानी डील है और अभी तक चल रही है और पता लग रहा है कि वो कुछ महंगी डील हमने ले ली हुई है। आपको लगता है कि इन दो ममालिक या दीगर ममालिक के साथ हम कुछ डील्स को रीनिगोशिएट कर सकते हैं और सिफारती तौर पर हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हमें मुआशी तौर पर इसका फायदा हो सकता है? देखिए जी, हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान का लगता है ये मकूला है कि वो कर्ज की पीते हैं मैं, और ये कहते हैं कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो इन हुकूमतों के साथ यकीनन सऊदी अरब और कतर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के। लेकिन देखिए, इस दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता। जब आपको कोई मुल्क इस नौयत की रिलैक्सेशन देता है, डफल पेमेंट पे देता है चीजें या सस्ता देता है, तो यकीनन उनके अपने कुछ पॉलिटिकल मकासद भी होते हैं। और पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो माजी में भी इस नौयत की बहुत सारी डील जो है वो की जाती रही हैं कि जिसमें इस नौयत के जो इकोनॉमिक रिलीफ या वक्ती तौर पे जो उन्हें आप कह लीजिए छूट मिलती रही है, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान को अपनी जो सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की खास तौर पे जो खारजा पॉलिसी है उसके बहुत सी हिस्सों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है और पड़ता रहा है। तो हमें इस बात का खदशा हमेशा रहता है और रहना चाहिए बिलखुसूस हुकूमती हलकों के अंदर कि ये जो ये ख्याल किया जाता है कि ये जो दीगर ममालिक हैं, सऊदी अरब हो चाहे कतर हो कोई और हो, कि वो आपको अगर कोई रियायत देते हैं तो वो एक तरफा नहीं होगी, उसके बदले में आपसे भी बहुत सारी रियायतें तलब की जाएंगी। और पाकिस्तान आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जिस एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पे है और बिलखुसूस इस वक्त जो नई जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट हमें देखने को मिल रही है उसमें यकीनन पाकिस्तान पे इस नौयत की जो फेवर्स हैं जो ली जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसका किसी ना किसी वक्त जो है वो दबाव आ सकता है। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इन चीज़ों को कैश भी करे, अपनी इंपॉर्टेंस को दुनिया के सामने भी रखे और कुछ मुआशी और सिफार भी हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर जाफ़र साहब, डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम में फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और वतन के तूलो अर्ज़ में फ़ख्र और जुर्रत की रोशनी बिखेरती पाकिस्तानी फ़ज़ाओं की अज़ीमुश्शान मुहाफ़िज़ पाकिस्तान फ़ज़ाइया वतन अज़ीज़ के नीले आसमान की निगहबान है। पाक फ़ौज कौम की इज़्ज़त और सरबुलंदी की अलामत है। पाक फ़ज़ाइया के शदाई जवानों की कुर्बानियाँ, उनका अज़्म इस्तक़लाल और जज्बा हुब्बुल वतनी वो रोशन शम्मा है जो हर दिल अजीज होने के साथ साथ पाकिस्तानियों के दिलों में इत्मीनान की ज़मानत है। जी हाँ, और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का JF-17 और C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारों पर मुश्तमिल काफ़िला बरतानिया के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शिरकत के लिए पहुँच चुका है। ISPR के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे बरतानिया में परवाज़ के दौरान फ़ज़ाई ईंधन की फराहमी का मुज़ाहिरा पेश करेंगे। इस शो से मुताल्लिक हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिए दिफाई तजज़ेकार लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड शाहबाज साहब ने। शाहबाज बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर ज़रा बताइएगा इस शो में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, कितना इम्पोर्टेंट है ये? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, सबसे पहले तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी टू द ईस्टर्न टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली टू द एशियन टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान टेक्नोलॉजी। और ये हमारी एक खुद मुख्तारी, इंडिपेंडेंस एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो हम एक मशीन बना रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस को उजागर करता है, उसको एडमिट करता है। अगर आपने देखा जो रिसेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब ये मशीन JF-17 इसने राफेल जैसे हाई स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को जो है मात दी, और उसको हर रोल के अंदर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें, रडार की बात करें, एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें, बियॉन्ड विजुअल रेंज की बात करें, तो आई थिंक ये जो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो है
یہ اس پلیٹ فارم پہ پاکستان کی ایئر فورس کے ان 4 جو ہمارے جا رہے ہیں جانباز، میں ان کو کہوں گا دا انڈسپیوٹیڈ کنگ آف ایئر، جس میں C-130 ہے، ایلونوائے 78 ہے جو ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ ہے، اور JF-17 جو ایک سپر لائٹ ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے. وہ اس چیز کی سگنیفیکنس کو اجاگر کرتا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس کے نہ صرف جو ہے اکوپمنٹ جو ہم بنا رہے ہیں JF-17 کی صورت میں جو ہمارا پروڈکٹ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کی اسکل کو ایڈمٹ کیا گیا ہے اور مانا گیا ہے. تو اس اسکلز کی بات کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہمارے پائلٹس کو بہت سراہا گیا، ان کی صلاحیتوں کو بہت سراہا گیا، اور دیگر ممالک سے بھی اب تو لوگ رابطہ کریں کہ ان پائلٹ سے ہم جو ہے وہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے. اور جس طرح سے اب مظاہرہ کل ہونے جا رہا ہے پائلٹس کی جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں عسکری اور سفارتی اور تکنیکی اعتبار سے ہماری ساکھ کو کتنا مثبت فائدہ ہوگا اس سب سے؟ دیکھیں اس کے اندر جو یہ اگر اسپیسیفکلی رائل انٹرنیشنل ٹیٹو شو کی میں بات کروں تو اس میں اس کی ہسٹری بھی بڑی پرانی ہے. 1971 میں اسٹارٹ ہوا ایسیکس میں، پھر اس کے بعد 76 میں ڈفرینٹ لنڈن کے شہر میں ہوا اس کا ایئر شو. پھر اس میں شروع میں تقریباً 100 ایئر کرافٹ تھے. ابھی اس شو کے اندر more than 30 countries are participating، اور اس کے ساتھ ساتھ more than 100 ایئر کرافٹس are participating. اور اگر ہم تکنیکی اعتبار سے اور پائلٹ کی سکلز کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا پاکستان کے اسٹینڈ آف میں پاکستانی پائلٹس نے یہ اپنی نہ صرف سکلز اور اپنی اسٹریٹجی اور ٹیکٹیکل جو اسٹریٹجی تھی اور منورز تھے اس سے ثابت کیا کہ پاکستانی پائلٹس آر not less than anyone. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ایئر شو کے اندر ڈفرنٹ کائنڈ آف ایوارڈز ہوتے ہیں، جس میں سر ڈگلس بارٹر ایوارڈ ہے جو پاکستانی ایئر کرافٹ نے 2016 میں جیتا تھا اور 2023 میں جیتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسپرٹ آف دا ٹیم ایوارڈ ہے جس میں آپ ٹیم اسپرٹ شو کرتے ہیں، ٹیم کی آپس میں کوآرڈینیشن اور اوور آل پرفارمنس کو. تو ڈفرنٹ کائنڈ آف ایوارڈز ہیں، اور اس میں تکنیکی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے اور اوور آل جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، اس کو یہ باور کرا دیا گیا ہے اسٹینڈ آف کے بعد کہ پاکستانی مشینز آر ایکولی پیرلل اینڈ ہیو دا فل کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی ٹو میچ اینی ٹیکنالوجی ان دا ورلڈ. جی اچھا سر، جیسے کہ ہم نے ابھی پاک بھارت جنگ کی ہی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد سے جیسے کہ وہاں نے بھی کہا کہ بہت سے ممالک رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ ٹریننگ دیں، اور کچھ جگہوں سے یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستانی ان طیاروں کو ایکوائر کیا جائے، خریدا جائے پاکستان سے، جو کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا جو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے شوز میں جا کے پاکستانی پائلٹس ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں، اور ابھی ہم نے حال ہی میں جنگ میں بھی یہ دیکھ لیا، آپ نے خود بھی بتا دیا کہ ویسٹرن ایسٹرن ٹیکنالوجی کا ایک کمپیریزن بھی ہمیں نظر آ گیا. تو اس مارکیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پاکستانی جو سکلز اور پاکستانی طیاروں کی جو مارکیٹنگ ہو چکی ہے اس جنگ کے بعد، اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اکنامکلی تو پاکستان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جیسے جو یہ ہمارا ایئر کرافٹ ہے، جو ہمارا ٹائیگر ہے، جو ہمارا ایئر وولف ہے، میں اس کو کہوں گا JF-17، یہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس خود بناتا ہے. اور پریویسلی جب اس کی اسٹارٹ ہوئی مینوفیکچرنگ چائنا کے تعاون سے، اور اب وی آر فلی کیپیبل ٹو مینوفیکچر دس ایئر کرافٹ. تو یہ بیسیکلی دیکھیں اس کا ٹیسٹ ہوا ہے. کوئی بھی وارفیئر کے اندر کسی بھی مشین کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، اور وہ وار میں تب اس کی کیپیبلٹیز کا پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل رافائل ورسز JF-17. اب اس کی اگر ہم کمپیریزن میں جائیں، نمبرز میں جائیں، تو رافائل کو تو JF-17 میچ ہی نہیں کرتا. وہ 4.5 ہے، یہ نیئر ٹو 4th جنریشن ایئر کرافٹ ہے. اس کے اوپر جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. اس پہ میکا میزائل ایئر ٹو ایئر ہیں، ان کی رینجز زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریڈار وارننگ جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں دیٹ آر دی اسٹیٹ آف دی آرٹ. کامبیٹ ریڈیس زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا JF-17 کا اس سے کمپیریٹیولی تھوڑا کم ہے. لیکن اٹس ناٹ دا گن، اٹس مین بیہائنڈ دا گن. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ود دا بیٹر اسٹریٹجی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس جنگ میں اگر میں بات کروں تو اس کے اندر ہمیں جو انفارمیشن وارفیئر میں ہم نے ان سے لیڈ لی ہے
کہ پاکستانی ایئر فورس کی اسٹریٹجی تھی کہ انویزبل فرسٹ، سی فرسٹ اینڈ کل فرسٹ. تو اس کی بنا پہ گڈ اسٹریٹجی کی بنا پہ اور انفارمیشن ہینڈ آن انفارمیشن کی وجہ سے ہم نے ان کو جو ہے بیونڈ ویژول رینج کل کیا، اور ان کے جو ایئر کرافٹس ہم نے گرائے، 6 ایئر کرافٹس گرائے. تو یہ تو آپ کے سامنے اب تو ویسٹرن انٹرنیشنل میڈیا ایڈمٹس دس تھنگ کہ پاکستانی ایئر فورس کی نہ صرف مشینز، ٹیکنالوجی، بٹ ایکسپیرینس اینڈ اسٹریٹجی has made it a day for them, so this is the overall analysis of this یقیناً پوری machine. دنیا ہماری صلاحیتوں کی بھی تعریف کر رہی ہے، ہمارے پائلٹس کی بھی تعریف ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اور اسٹریٹجی کی تو تعریف ہو ہی رہی ہے. پوری دنیا میں بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں طیاروں کی صلاحیتوں کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور یقیناً ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہمارا فخر ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے. جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں انہوں نے ہر میدان میں ہر سطح پر ہمیں فتح دلوائی ہے، اور اب یہ جو شو ہونے جا رہا ہے ہر محاذ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلاحیتیں جو ہے اپنی لوہا منوائیں گے اپنی صلاحیتوں اور کو. مشینز کی بڑی بات ہو رہی تھی، تکنیکی اعتبار سے مشینوں کی بڑی بات ہو رہی تھی، تو اٹس ناٹ دا مشین، اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین. تو یہ جو ہے وہ امپیکٹ اس کا نظر آتا ہے. فی الحال ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بات کریں گے سرگودھا شہر کی. تو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سامنے کیا گیا پیڈسٹرین برج خستہ حال ہے. زنگ آلود پل اور ٹوٹی سیڑھیاں کسی حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں. ضلع انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، شہریوں کی جان خطرے میں ہے. روزانہ سینکڑوں افراد کی گزرگاہ ہے. یہ مرمت کا کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. مزید جانیں گے اپنے نمائندے علی رضا سے. علی، بتائیے گا انتظامیہ کا کیا بتانا ہے، کب تک مرمت کا کام شروع ہوگا اور اس کے بعد مکمل پھر کب ہوگا؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بالکل باہر. خوشاب روڈ پر پیدل چلنے والے افراد کے لیے اوور ہیڈ فٹ برج کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے کہ جو شہری ہیں خود کو محفوظ سمجھ سکیں، حادثات کی روک تھام بھی وہ واضح نظر آئے. لیکن یہ پل عرصہ دراز سے مکمل طور پر بوسیدہ ہو چکا ہے. اس پل کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی اس وقت گل سکڑ گئی ہیں، اور جو فرش ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. یہاں پر رات گئے تک جو نشئی افراد ہیں وہ نشہ کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد اس پل سے گزرتے ہیں، لیکن وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ پل اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور اس کی کنسٹرکشن کا بھی کام تیزی سے جاری ہے. لیکن اس پل پر کروڑ روپے خرچ تو کیے گئے، لیکن اس کی نہ ہی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور نہ ہی آج تک اس پل پر کارپوریشن کا عملہ صفائی کرنے آئے. یہاں پر شہری یہ مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پل کی مرمت دوبارہ کی جائے تاکہ حادثات جو رونما ہو رہے ہیں اس میں کمی واضح ہو سکے. جی تو علی رضا یہ صورتحال ہمیں دکھا رہے تھے، اور فوٹیج میں بھی ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سیڑھیوں کی جو حالت ہے وہ کافی خستہ ہو چکی ہے. ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں اور عوام کو مشکلات ہیں، اور عوام کا اس پر کیا کہنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ حالات دیکھیں اس پل کے، جگہ جگہ سے ٹوٹ کا شکار ہے. یہ انتظامیہ نے لوگوں حکومت نے لگایا تھا ہمارے لیے کہ ہم لوگ یہاں سے گزر سکیں، لیکن اب یہاں سے گزرنے والے حالات ہی کوئی نہیں ہیں. تو اس لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کا ایکشن لے. یہ پل بہت خستہ حال ہے اور اس کی ایک تو رینویشن کروائیں، اور اس کے بعد یہاں پر جو جہان کے پوٹری چرسی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک عام شہری یہاں سے پیدل نہیں گزر سکتے. پل کا بڑا خستہ حالت ہے جناب. اس نے رپیٹ کیتا وجہ کلیئر کیتا وجہ آیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ مرے نہیں. یہ تو بڑا نظام خراب ہے. کوئی جھاڑو دے والا نہیں، کوئی پتہ نہیں کرتا. اتنے جناب ساری ٹوٹی پھوٹی پی بورڈری اتنے سہ پاؤں، کوئی پتہ نہیں لگتا بھائی کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کوئی تو لکائی شاید چاہیے وجہ کوئی پتہ ہی نہیں لگتا. عوام کی مشکلات آپ نے جانی. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.